देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी का दायरा यानी कहें कि ताकत बढ़ती जा रही है, कई दल और नेता बीजेपी और एनडीए घटक दलों में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की राजनीति को साधने के लिए लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। लगातार क्षेत्रीय दलों के शामिल होने से एनडीए की धार लगातार तेज हो रही है। सीट शेयरिंग से लेकर के प्रत्याशियों के ऐलान तक सब कुछ सुचारू रूप से होता नजर आ रहा है। वहीं 400 पार का नारा लेकर के पीएम मोदी खुद मैदान में हैं और एनडीए को लगातार मजबूत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन और एकता टूटती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस से कई दलों और नेताओं ने अपना नाता तोड़ लिया। इसमें शीर्ष पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हैं, जिनसे विपक्षी गठबंधन में शुरू हुआ टूट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में आज झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा। सीता सोरेन के खेमा बदलने के बाद जेएमएम का दांव हल्का पड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन पार्टी इस बार झारखंड में भी क्लीन स्वीप करने के मूड में है। उधर खबर है कि बीजेपी की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी जल्द शामिल होने वाली है। दरअसल 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिश में है। बीजेपी की कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल की जा सके। यही कारण है कि महाराष्ट्र में बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल है कि विपक्षी गठबंधन आखिर बीजेपी को कैसे चैलेंज कर पाएगी। विपक्षी एकता का उद्देश्य था कि वो एनडीए के विजय रथ के सामने मजबूत दीवार बनकर के खड़ी होगी, लेकिन ताज़ा माहौल ऐसा बन रहा है कि इस दीवार की हर ईंट छिटक करके तितर बितर हुई जा रही है। सभी अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सबके अलग अलग सुर हैं। वहीं दूसरी ओर सीट बंटवारे को लेकर के तमाम माथापच्ची के बाद भी इंडी गठबंधन में कोई एक राय नहीं बन पाई। ऐसे में इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं कि बीजेपी के साथ विपक्षी गठबंधन आज कहां खड़ा है। लेकिन इंडी गठबंधन में बिखराव की वजह क्या है, एक बड़ा सवाल है। कोऑर्डिनेशन का अभाव, विश्वास की कमी, संवादहीनता, अंतर्विरोध, रोड मैप अभी भी तैयार नहीं है। ये कुछ अहम वजह है जिसकी वजह से इंडी गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। एकजुटता की दुहाई, लेकिन फिर भी लड़ाई हो रही है। विपक्षी गठबंधन में बिखराव के हालात, तमाम नेता लगातार साथ छोड़ रहे हैं, आपस में ही टकरा रही हैं विपक्षी पार्टियां। कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं दे रही है भाव, सहयोगी दल कांग्रेस को दे रही है कड़ी चुनौती। तो गठबंधन की गांठ कौन खोले, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और उससे पहले अभी तक ये गांठ खुली नहीं है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, गठबंधन को लेकर के जो जानकारी मिलती रही है उसके मुताबिक कुनबा गढ़ने की कोशिश ये तमाम दल कर रहे हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है और ऐसे में बीजेपी को हराना ये तो फिर पॉसिबिलिटी की लिस्ट में ही नहीं है। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। और राजनीति में जो पॉसिबिलिटी होती है, निश्चित रूप से सत्ता पार्टी के पास, सत्ता दल के पास निश्चित रूप से एडवांटेज दिख रहा है। और उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि 400 का जो आंकड़ा उन्होंने नारा दिया है वो हकीकत में तब्दील हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियों के नेता हैं वो प्रधानमंत्री की पर विश्वास जता करके उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी लगातार लोगों को ज्वाइन करा रही है। आज भी सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा श्रीलंका और अमेरिका में राजदूत रहे तरनजीत संधू ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे पहले जिस तरह से जेडीयू के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उन्होंने पार्टी जब गठबंधन इंडिया गठबंधन को छोड़ा, हालांकि उन्होंने ही शुरुआत की थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संवादहीनता ज़रूर देखने को मिली कांग्रेस की तरफ से और तमाम सहयोगी दलों की तरफ से कि वो छिटक करके जा करके बीजेपी में शामिल हो गए और वहाँ पर अब 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में संवादहीनता रही है और ये तमाम लोग आरोप लगाते रहे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और
और ये सिर्फ एक नेता की तरफ से नहीं कहा गया, जबकि तमाम सहयोगी दलों की तरफ से किया गया। खींचातानी ज़रूर हुई, यूपी में भी खींचातानी देखने को मिली। आखिरकार अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में ज़रूर शामिल हो गए, लेकिन अभी भी जो सीटों का है, यूपी की सीटों को लेकर के कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि 17 सीटें जो उनको मिली हैं किस तरह से समायोजित किया जाए। साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं 20 पड़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन पर, और उसकी सिर्फ एकमात्र जो बड़ी कड़ी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जिस तरह से टीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, टीडीपी वो पार्टी है जो कि एनडीए के साथ शुरुआत से रही है, लेकिन 20 में 19 में जाकर के वो दूसरी पाले में खड़े हो गए थे, और फिर 5 साल बाद एक बार फिर से एनडीए की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जनसेना और टीडीपी आंध्र प्रदेश में निश्चित रूप से बड़ा गुल खिला सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में सीट शेयरिंग की बात है तो मकापली जो पार्टी है उसके साथ बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द गठबंधन हो जाए। गठबंधन का ऐलान भी कर दिया गया है, सीट शेयरिंग फार्मूले पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी चल रही है। अस्मित सिन्हा भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं पटना से। अस्मित, पशुपति पारस नाराज हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी अपने स्ट्रैटेजी के साथ बिहार में भी मैदान में उतर रही है, जिसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है। अस्मित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए अस्मित को दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो इस वक्त एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, एक तरफ बीजेपी खेमा है जो अब चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें खास तौर पर अगर राहुल गांधी की बात करें तो इस समय जब चुनावी सरगर्मी को बढ़ाने की ज़रूरत है, इस समय खुद राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में चले आते हैं और बीजेपी उसे बखूबी भुना लेती है। अक्षय, जिस स्टेटमेंट का मैं जिक्र कर रही हूँ, राहुल गांधी जब महाराष्ट्र मुंबई में मौजूद थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया शक्ति को लेकर के, उसके बाद वो सवालों के घेरे में आ गए। अब ऐसे में कांग्रेस कैसे राय विमर्श करके, विचार विमर्श करके आगे की रणनीति डिसाइड करेगी? शिखा, एक बात है कि राहुल गांधी बोलते तो हैं अपनी तरफ से अच्छी बातें, लेकिन उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बातों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। हालांकि निश्चित रूप से एक बड़ी कला होती है कि अगर किसी के बयान को आप अपने में ले लें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये साबित किया है कि वो किसी बयान को अपने पाले में ले जाते हैं। अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो अपने गुड फेथ में ले लेते हैं और जनता के सामने उसको वैसा पेश कर देते हैं। आपको एग्जाम्पल याद होगा, जब भी कांग्रेस के नेताओं ने कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा उसकी किया है। 2019 का एग्जाम्पल लें तो चौकीदार चोर है के नारे लगाए गए कांग्रेस के द्वारा और प्रधानमंत्री ने उसको इनकैश कर लिया अपने पाले में। इससे पहले मणिशंकर का आपको याद होगा कि बयान किस तरह था, उसको प्रधानमंत्री ने किस तरह से इनकैश किया। और इसी तरह से राहुल गांधी के बयान को भी जिस तरह से मातृशक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ दिया है, उसको लेकर के अब कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं बेचैनी देखने को मिली है। हालांकि राहुल गांधी ने कल साफ कर दिया कि बेचैनी की वजह राहुल गांधी खुद अपने स्टेटमेंट की वजह से बेचैनी को जगह दे देते हैं। अक्षय, बने रहिएगा। अस्मित सिन्हा भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। खबरें ये भी हैं कि पशुपति पारस जो हैं वो गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, उन्हें चुनाव लड़वा सकता है महागठबंधन की तरफ से, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में बिहार की रणनीति कैसे बदलेगी, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अस्मित, मेरे सहयोगी, इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। अस्मित, पशुपति पारस नाराज हैं, पहले से ही वो कह रहे थे कि मुझे ऑफर है, मुझे महागठबंधन से ऑफर है, आरजेडी से ऑफर है। अब ऐसे में बिहार में इस पूरे संतुलन को महागठबंधन कैसे बनाएगा? बिल्कुल शिखा, देखिए सबसे पहले तो महागठबंधन के तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो अब तक फॉर्मूला तय हुआ है वहाँ पे 28 सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ने जा रही है, 9 सीटें कांग्रेस को मिल रही है और लेफ्ट की पार्टियों को 3 सीटें मिल रही हैं। यानी कुल मिलाकर जो अभी तक के आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं। लेकिन देखिए पशुपति पारस आज देर शाम को पटना पहुंचने वाले हैं, 6:30 बजे के लगभग वो पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से भी आज संभव बताई जा रही है।
अगर उनसे लालू प्रसाद यादव से आज मुलाकात होती है पशुपति पारस की, तो कहीं ना कहीं सीटों पर भी चर्चा होगी। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है और बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है महागठबंधन खेमे से चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर की सीट तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ और 3 सीटें जो हैं वो पशुपति पारस को मिल सकती हैं। ये पूरा क्लियरेंस तब मिलेगा जब पशुपति पारस आज 6:30 बजे पटना पहुंचेंगे और सीधे वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वहां भी अगर बात नहीं बनी तो पशुपति पारस की पार्टी जो है स्वतंत्र रूप से अपने खुद से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब अभी तक एडजस्टमेंट की बात हो रही है। तेजस्वी यादव एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये तो महागठबंधन के सीट क्लियरेंस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लगातार संपर्क हो रहा है। महागठबंधन के नेता पशुपति पारस से बात कर रहे हैं और यही कारण है कि वो पटना भी लौट रहे हैं। बात करेंगे लालू प्रसाद यादव से, बात बनेगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर सीट तो लेकर ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अक्षय भी मेरे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। अक्षय, सीसी की बैठक चल रही है, सोनिया गांधी की मौजूदगी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है। अब आगे उम्मीदवारों के नाम को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी फाइनल कर रही है कांग्रेस? शिखा, आज जो सीईसी की बैठक बुलाई गई है, बैठक शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि 70 से 80 सीटों पर और चर्चा की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि राजस्थान आज डिसाइड नहीं होगा, लेकिन गुजरात की सीटों पर चर्चा होगी, पंजाब की सीटों पर 13 सीटों पर चर्चा होगी, चंडीगढ़ की जो सीट है वो उस पर चर्चा होगी, हिमाचल प्रदेश भी उसमें शामिल है और इसके अलावा कर्नाटका को लेकर के भी चर्चा संभव बताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 घंटे ये बैठक चल सकती है और उसके बाद 70 से 80 सीटों पर चर्चा बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यूपी की सीटों पर कब मंथन होगा, क्योंकि आज भी यूपी के नेताओं को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं यूपी को लेकर के असमंजस की स्थिति में अभी कांग्रेस दिख रही है। प्रियंका गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, उस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। राहुल गांधी क्या अमेठी एक बार फिर से वापस लौटेंगे, उस पर भी सवाल बना हुआ है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की फिलहाल की बैठक शुरू हो चुकी है, 7 राज्यों को लेकर के चर्चा चल रही है और ये माना जा रहा है कि कल या तो दोपहर तक या फिर शाम तक लगभग जो 70-80 उम्मीदवारों पर मंथन होगा, उसमें से लगभग 60 उम्मीदवारों पर लगभग मुहर लग सकती है। उसका लिस्ट जारी कल की जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें 13 जो पंजाब की सीटें हैं वो सभी 13 सीटें होती हैं या नहीं होती हैं। कर्नाटका की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो दामाद हैं वो कलबुर्गी से चुनाव लड़ सकते हैं, उन पर मुहर आज लगाई जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा कुछ बड़े चेहरे भी ये बताए जा रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र को लेकर के और कर्नाटका को लेकर के, कि वहाँ कुछ डिसाइड फैक्टर ज़रूर किया जा सकता है। हालांकि अभी क्योंकि गठबंधन महाराष्ट्र में फाइनल नहीं हुआ है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसलिए अभी थोड़ी सी महाराष्ट्र को लेकर के असमंजस की स्थिति है। लेकिन कर्नाटका के बारे में कहा जा रहा है जिक्र छेड़ा है, तो अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं मुंबई से। अभिषेक, अभी अभी हमारे सहयोगी अक्षय इसका जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र में स्ट्रैटेजी फाइनल नहीं है। वैसे अगर आप राज्यवार देखेंगे तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी या महागठबंधन की स्ट्रैटेजी अभी तक फाइनल स्टेज में नहीं है, लेकिन राज ठाकरे की भी मुलाकात हुई है बीजेपी में और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मिल बांट करके वहां चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन महागठबंधन की स्थिति अभी महाराष्ट्र में कैसी नजर आ रही है? मिले हैं, लेकिन क्या दिल भी मिल गए हैं? और अगर दिल मिले हैं तो क्या ये जो मिलन है उसका आंकड़ा वोट में नजर आएगा, वोट प्रतिशत में नजर आएगा? ये एक अहम सवाल है। बहरहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर आपको बीजेपी की कहानी बताएगी, एनडीए की कहानी। राज ठाकरे जिनका दबदबा महाराष्ट्र में एक समय में रहा, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच लड़ाई हुई, दोनों पार्टी अलग थलग हो गई और अब उद्धव ठाकरे जो कि पहले सहयोगी थे, एनडीए के साथ थे, उन्होंने अपनी राह को अलग किया एनडीए से और महागठबंधन का हिस्सा बन गए। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई नवनिर्माण सेना, अब वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है। साथ में चिराग भी मौजूद थे उन तस्वीर में। अस्मित लगातार बने हुए। अस्मित, पूरी स्ट्रैटेजी अगर देखें तो बीजेपी जो जिताऊ उम्मीदवार है उसकी तरफ अपनी नजरें रख रही है। चिराग पासवान को लेना या फिर उन्हें चुनाव लड़वाना, हो सकता है ये दाव बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ जाए।
चलिए दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये तस्वीर जो है पूरी चुनावी समीकरण आपको समझा देगी। एक तरफ चिराग को आप नजर देख रहे होंगे और बीजेपी जो अपना कुनबा है वो मजबूत कर रही है। ये सामने जो तस्वीर है वो सीता सोरेन की है, यानी शिबू सोरेन की बड़ी बहू, वो बीजेपी में शामिल हो गई जेएमएम को छोड़ करके। अब देखिए ये तस्वीर जो है वो यही बता रही है कि एनडीए कैसे सोच समझ करके एक रणनीति डिसाइड करके आगे बढ़ रहा है। जो डिसाइसिव वोटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक साथ करने की कोशिश एनडीए की तरफ से हो रही है।